बाजार में इस वक्त अगर देखें तो निफ्टी बैंक नया हाई बना चुका है, निफ्टी भी नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपको इस वक्त क्या करना चाहिए? कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर नजर रखना चाहिए? जो नतीजे आए हैं उससे आपको क्या क्यों लेना चाहिए? कहां आपके लिए पैसे बन सकते हैं अगले 3-4 महीने? क्या स्ट्रेटजी आप रखें? नए निवेशक या जो कम पैसे वाले निवेशक हैं वो कहां इन्वेस्ट करें, उनके लिए कहां सेफ्टी है? ये सारी चीजें समझने के लिए एक आप चाहते होंगे कि ऐसी स्ट्रेटजी आपको मिल जाए कि आपका पोर्टफोलियो बहुत शानदार तरीके से बन जाए। तो आपके लिए एक बहुत शानदार, बहुत ही दिग्गज गेस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं आशीष चतुर मोहता, जो डायरेक्टर पीएमएस हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के। आशीष सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सर। सर, पहली चीज जो बाजार है इस वक्त, इस पर ही आपका नजरिया चाहते हैं कि इस वक्त मार्केट की जो ट्रैजेक्टरी आपको दिख रही है वो क्या दिख रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल इमरजेंसी की लिस्ट से कोविड को हटा दिया है, तो ये एक परेशानी ऑलरेडी दूर हो चुकी है मार्केट के लिए, या कहें कि कम हो चुकी है। ग्लोबली थोड़ी टेंशन चल रही है बैंकिंग क्राइसिस को लेकर और आईटी को लेकर, लेकिन इंडियन मार्केट पे इसका कितना असर होगा ये आपसे समझना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए बाजार को थोड़ा सा मैं लंबे समय पे इसको आप देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इतनी सेलिंग एफआईआईज ने की, काफी एग्रेसिव सेलिंग उनकी लास्ट 1.5-2 सालों में बनी रही। 2 लाख करोड़ के ऊपर की सेलिंग उन्होंने की। उसके बावजूद भी बाजार में जो करेक्शन था वो 8-9% की रेंज में रुक के रह गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक फ्लोज थे वो काफी अच्छे रहे, और जिस तरह से सिप ने एक अच्छा सपोर्ट दिया, नए डीमेट हमने खुलते हुए देखने को मिले, तो ये बहुत बड़ा फ्लो कहीं ना कहीं रिटेल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की वजह से हमारे पास आया। अब आप देखिए कि जैसे ही ये इसने कहीं ना कहीं बाजार को गिरने नहीं दिया, तो एक अच्छी बात थी कि जब ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट हो रहे थे तब हम बहुत ही अच्छी तरह से स्टेबल होना शुरू हुए। अब लास्ट अगर से आप 1-1.5-2 महीने की बात देखें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जैसे ही आरबीआई ने रेट्स को पॉज किया तो बाजार की बॉटम हमारे यहाँ बन गई, जबकि फेड ने कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट को पॉज नहीं किया, उल्टा बढ़ाने की बात हुई। उसके बावजूद भी हमारा मार्केट 16,800 के स्तरों से ऑलमोस्ट 18,400 के लेवल पर आ गया। अब फेड का जब हम जो बात सुनते तो हमने ये रियलाइज किया कि वहां पे भी उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दी कि या तो यहाँ से ज्यादा 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है, या हो सकता है कि आने वाले समय में पॉज की सिचुएशन फेड भी ले। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन बाजार के लिए बने। साथ ही साथ कमोडिटीज या इन्फ्लेशन जिसकी हम बात करें वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आने की बहुत बड़ी संभावना बन रही, क्योंकि क्रूड का करेक्शन आप देख रहे हैं किस तरह से $115 से बिलो $80 के अंदर क्रूड जा चुका है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, स्टील सभी तरह की फेरस नॉन फेरस कमोडिटीज के अंदर में करेक्शन आया है। एग्री कमोडिटीज के अंदर में अच्छा करेक्शन है, एक्सेप्ट अगर से आप मिल्क और शुगर के प्राइस को छोड़ दें तो बाकी सभी कमोडिटीज, एग्री कमोडिटीज के अंदर में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बाजार को देखने को मिलेगा। जीएसटी कलेक्शन हमने देखा किस तरह से जबरदस्त आता हुआ देखने को नजर आया, और इसके चलते बाजार ने 17,500 का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके का रेजिस्टेंस पॉइंट था उसको क्रॉस किया, और 18,000 के ऊपर अब बाजार जाके टिका हुआ है। मेरे हिसाब से लास्ट 2-3 दिन की डिप है, ये डिप एक बाय ऑन डिप्स के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रेंड बाजार का अच्छा बना हुआ है, और मैं समझता हूं 17,800 से 18,000 की जो ट्रेजेक्ट्री है वहां पे बाजार एक अच्छे सपोर्ट यहाँ पे बने हुए, इनको ब्रीच होता हुआ मुझे नहीं लगता, थोड़ी संभावना मुझे कम नजर आती है कि 17,800 या 18,000 के लेवल्स को बाजार ब्रीच करेगा, और ये जो डिप है ये इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं बॉटम या बेस बनाने की कोशिश करेगी, और इवेंचुअली बाजार जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर अपने ऑल टाइम हाई को, पुराने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके नए ऑल टाइम हाई बनाने की संभावना मुझे काफी नजर आती है। जी सर, चूंकि आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो एक सवाल मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पा रहा हूं कि ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास थोड़े कम पैसे हैं, जो 1 लाख रुपए साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में, या 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में, उनको इस वक्त आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इक्विटी एमएफ की तरफ जाएं या इक्विटी डायरेक्ट इन्वेस्ट करें? कोई रिस्क आपको उनके लिए नजर आती है, या फिर बिल्कुल रिस्क अब नहीं है? वैसे तो मार्केट में रिस्क हमेशा रहते हैं, लेकिन कितना रिस्क उनके लिए आपको नजर आता है मार्केट में? नहीं तो देखिए, डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, चाहे हम कितनी बात करें। इवन बैंक्स के अंदर में हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि 1 या 2 बैंक ले लेते हैं और पोर्टफोलियो बनता है, तो हम उसमें भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे फोकस करते हैं, हम कॉर्पोरेट फोकस, रिटेल फोकस बैंक की तरफ देखते हैं, पीएसयू बैंक में कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहां वैल्यूएशन का कंफर्ट रहता है। तो इस वजह से जब बैंक्स भी लेने जाते हैं तो कम से कम 4-5 बैंक्स
के स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर में आ जाते हैं। इसी तरह आईटी के अंदर में ट्रेडिशनल आईटी का बिजनेस है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन है, डिजिटल है, आप देख रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो बहुत सारी थीम्स को प्ले करने के तरीके होते हैं। तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा तरीका होता है। बट जब आप छोटे निवेशकों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हमारे बाजार में हुई है, वो है ट्रेंड ईटीएफ्स की तरफ बढ़ने का। और ये ईटीएफ जो है ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है बाजार को ओवरऑल प्ले करने का। तो एक छोटे निवेशक भी बाजार के पूरे ब्रॉड ट्रेंड को प्ले कर सकते हैं जब वो ईटीएफ्स के अंदर फोकस करते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स काफी अच्छा करेगा तो बैंकिंग के ईटीएफ अवेलेबल है। जब हम कहते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स थीम अच्छा करेगी तो आप इंफ्रा और डोमेस्टिक फोकस इस पूरी थीम को प्ले करने के लिए भी ईटीएफ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि पीएसयू बैंक्स के अंदर में एक अच्छा ट्रेंड बना था जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काफी अच्छा कर रही है तो उनके लिए भी सीपीएससी ईटीएफ जैसे ईटीएफ अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है रेदर देन बेटिंग ऑन इंडिविजुअल नेम्स इन कंपनीज के अंदर, आप चाहे तो इनके ईटीएफ के अंदर प्ले कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर कि ईटीएफ से वो मार्केट का फायदा भी उठा सकते हैं और रिस्क भी थोड़ा उनका कम हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। लेकिन एक चीज जो आपने आईटी के बारे में जिक्र किया, हम आपके टॉपिक्स की तरफ भी जाएंगे, सेक्टर्स की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे अच्छी तेजी दिख सकती है। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले कुछ और सवाल। पहली चीज ये कि आपने आईटी का जिक्र किया तो हम अगर देखें नैस्डैक की परेशानी अभी भी है, नैस्डैक कहीं जा नहीं रहा है। डाउन में भली तेजी दिखती है लेकिन नैस्डैक अभी भी यूएस में कमजोर ही दिख रहा है, उसकी जो है तेजी दिख नहीं रही है अभी भी। तो क्या इंडियन आईटी सेक्टर पर भी इसका इंपैक्ट दिखेगा? और नतीजे भी इस बार कमजोर रहे हैं, तो आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? क्या यहाँ रिकवरी का रोड शुरू होना है या फिर रोड ब्लॉक है बहुत बड़ा? नहीं तो देखिए डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड तो कंसर्न है ही, और जब आप बात कर रहे हैं कि ग्लोबल रिकवरी जब तक नहीं आएगी तब तक के डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग में रुझान नहीं आएगा। साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरह से वेज हाइक्स हुए थे तो इन्होंने इसकी वजह से भी मार्जिन्स पे काफी डेंट हमें देखने को मिला। बट यहाँ पर अब समय आ गया क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन इस पूरे स्पेस में मिला, तो हमें उन कंपनीज को कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस के अंदर में है या ये जो न्यू एज न्यू कॉन्सेप्ट्स है जिनके अंदर में डिजिटल है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन है, या अगर से एआई की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, इस तरह की जो कंपनी, इस तरह के जो सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है उनकी ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग देखने को नजर आ रही है और इनकी जो टेलविंड है सेक्टर की वो भी काफी मजबूत है। तो जब ऐसी हम बात करते हैं, दूसरी एक सेक्टर है जिसको हम काफी क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और बहुत बार मैंने कई चैनल्स पे कई समय से रिकमेंड किया है, वो है ईआर&डी स्पेंड या आर&डी स्पेंड, जो ऑटोमेशन के साइड में जो आर&डी स्पेंडिंग हो रही है, जिसके अंदर में कंपनीज जैसे कि टाटा एलेक्सी, केपीआईटी, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसी कंपनी काम कर रही है। ये स्पेस काफी अच्छी ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा कि जो आर&डी स्पेंड है ऑटोमेशन ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो करीब $20 बिलियन का है और ये नंबर इवेंचुअली ग्रो होगा $60 बिलियन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल टेलविंड इस पूरे सेक्टर के लिए बनी हुई है। तो इसके अंदर में जो कंपनीज काम कर रही है उनको इसका बड़ा बेनिफिट देखने को नजर आएगा। तो यहाँ पर समय ये कि आप आईटी कंपनीज में तो डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है, पर ये कौन सी आईटी कंपनीज होगी जहां पर पे इस तरह की टेलविंड हमें देखने को नजर आती है, उन पे हमारा ज्यादा फोकस है रेदर देन ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज। जी बिल्कुल, तो ये चीज भी समझेंगे आपसे कि कौन सी वो आईटी कंपनियां हो सकती हैं। लेकिन उसके पहले एक सवाल बैंकिंग सेक्टर को लेकर। तो बैंकिंग सेक्टर में अभी हमने देखा कि इस क्वार्टर में निम्स काफी अच्छे रहे, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो काफी अच्छा आया। तो तेजी भी काफी दिनों से देखने को मिल रही है, लगातार मार्केट जो है वो मार्केट में बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो क्या ये तेजी मार्केट में बैंकिंग सेक्टर की आगे भी जारी रहेगी या निम्स का जो हाई होना था वो पहुंच गया है वहां तक और अब यहां से डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है? क्या आपको स्टेटस लग रहा है इस वक्त? नहीं तो देखिए यहाँ पर पे 3-4 चीजें हमें देखनी होगी कि एक तो जो ओवरऑल लोन ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। अगर से सिस्टम लोन ग्रोथ की आप बात करें तो 18% के आसपास है, कई बैंक से 19, 20, 21% की लोन ग्रोथ दिखाए। इवन जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वहां पे भी लोन ग्रोथ जो है वो 18-19% के हमें देखने को मिला। और खासतौर पर जो लोन ग्रोथ हुआ है ये रिटेल लोन ग्रोथ है, तो ये भी एक अच्छा साइन है क्योंकि यहाँ पे आपकी निम्स कंपैरेटिवली ज्यादा रहते हैं। पर हमारा ये भी मानना है कि अब जिस तरह से कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ काफी पेस पकड़ेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर से इसको बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट साइकिल के बिना, क्रेडिट ग्रोथ के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी यहाँ पे आएगा। हो सकता है इसकी वजह से निम्स थोड़े से कंप्रेस होते हुए नजर आए, बट लोन ग्रोथ का मोमेंटम काफी अच्छा रहेगा। एनपीएस आपके काफी कंट्रोल में रहेंगे और अगर से आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो बैंक्स कहीं ना कहीं अपने 5 ईयर 7 ईयर जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं उनके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी रैली के बाद ये बैंक्स काफी एक्सपेंसिव हो गए। इसीलिए हमारा मानना है जो बैंक निफ्टी जिसने पुराना ऑल टाइम हाई
छुआ है 44,000 के आसपास जा करके, और उसके बाद थोड़ी डिप दिखाई है। यहाँ पर पे एक बढ़िया री रेटिंग आपको देखने को नजर आएगी, ये पुराने ऑल टाइम हाई क्रॉस होते हुए नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है, लोन ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और हमारा मानना है कि एनपीएस वगैरह बहुत ही कंट्रोल रहेंगे। तो ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल है, और क्योंकि वो इंडेक्स को भी करीब 35% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी। और हमारा जो टॉप सेक्टर भी होगा, टॉप जो जिसपे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल से। जी, बैंकिंग सेक्टर आपको काफी पसंद है। एक चीज जो जीडीपी की आपने जैसे बात की, तो जीडीपी में एफएमसीजी सेक्टर का काफी अहम रोल होता है। एफएमसीजी सेक्टर के नतीजे भी इस बार काफी अच्छे आ रहे हैं। आईटीसी ने रिजल्ट पेश किया, वो काफी अच्छा रिजल्ट था। तो उसमें आपको क्या लगता है कि एफएमसीजी इस वक्त जिस तरह से कर रहा है, नतीजे जिस तरह के पेश कर रहा है, और रूरल इकोनॉमी में रिकवरी की भी बात हो रही है, तो क्या एफएमसीजी एक अच्छी थीम बन सकता है अगले 3-4 महीने के लिए? इसमें तेजी आपको दिखती है क्या? बिल्कुल दिखती है। तो देखिए, पहली बात तो कि अगर से हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन ईयर आने वाला है, तो हमें कहीं ना कहीं रूरल स्पेंडिंग काफी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ तो आपको देखने को नजर आएगी। बट इंपॉर्टेंट था कि मार्जिन इंप्रूव होगी, और मार्जिन इंप्रूव होने की संभावना इसलिए बन रही है कि हमने देखा है एग्री कमोडिटीज के अंदर में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं, और क्रूड ऑयल का करेक्शन आया, तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफी फर्क आएगा। साथ ही साथ एग्री कमोडिटीज के अंदर में अच्छा खासा करेक्शन आया, तो उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। केमिकल प्राइसेस करेक्ट हुए, इसका बेनिफिट आपको पैकेजिंग कॉस्ट पे मिलेगा। तो ये सब इवेंचुअली मार्जिन को एक्सपैंड करेंगे, और जब मार्जिन एक्सपैंड होगा, साथ ही साथ जब वॉल्यूम ग्रोथ आप देखेंगे, क्योंकि जब हम बात करें रूरल स्पेंडिंग काफी बढ़ सकती है, तो इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और क्योंकि ये स्टॉक्स काफी समय से, एक्सेप्ट आईटीसी अगर से आप देखें, तो ये एक्सेप्ट आईटीसी और नेस्ले को अगर से आप देखें, जो कि मोर एक अर्बन प्लेयर है अदर देन रूरल पे, तो ओवरऑल जो एफएमसीजी था वो एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा था, और अब हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को नजर आ सकती है। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि एफएमसीजी एज अ पॉकेट काफी प्रॉमिसिंग इस समय पे नजर आता है। और जहां तक कि आईटीसी, तो आईटीसी के तो टेलविंड ना कि सिर्फ एफएमसीजी की, बट आप देखिए होटल सेगमेंट में काफी अच्छा कर रहे थे। होटल में हमने देखा किस तरह से एवरेज रूम रेट पूरी इंडस्ट्री का करीब 60 से 70% का जंप हुआ है। साथ ही साथ ऑक्यूपेंसी जो रेट है वो भी बढ़ा है, तो इसका भी बेनिफिट होटल सेक्टर को मिलेगा, जो कि अगेन आईटीसी को एक बड़ा बेनिफिट देता है। तो मुझे लगता है आईटीसी के लिए तो ये दोनों ही चीज काफी बड़ी टेलविंड है। और सिगरेट वॉल्यूम्स में भी अच्छी ग्रोथ आई है, तो अगेन उसका भी बेनिफिट आईटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आएगा। जी, दर्शकों को ज्यादा इंतजार कराना भी ठीक नहीं है। वो इंतजार ये कर रहे होंगे कि आशीष सर कब अपना पोर्टफोलियो बताएंगे, कि कैसे पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाए, कौन से सेक्टर्स चुने जाएं, कौन से शेयर चुने जाएं। तो सर, अब मैं आपके हवाले करता हूं कि कौन से शेयर्स और कौन से सेक्टर्स दर्शकों के लिए। तो देखिए, हम पहले तो डिस्क्लेमर ये दे दें कि हमने जो भी स्टॉक्स की या सेक्टर्स की बात की, इनमें हमारे पोर्टफोलियोज में हमारी पोजीशंस हो सकती है, तो उसको आपको एक अपने इंडिपेंडेंट एडवाइस से व्यू लेना है, और इसके बेसिस पे कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन आप ना लीजिए। और जो स्टॉक्स हमें पसंद है, जो हमने हमारे पोर्टफोलियो में लिए, वो जरूर हमने चर्चा की कि किन सेक्टर्स पे हमारा फोकस है। तो जैसे मैंने कहा, बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे काफी फोकस है। उसमें हमें लगता है कि एक्सिस बैंक काफी अच्छा कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, ये दो स्टॉक्स हमें काफी पसंद है। लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर में जहाँ वैल्यूएशन की कंफर्ट है, क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है, और जो मैनेजमेंट चेंजेस हुए उसके भी एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट इन बैंक्स में देखने को नजर आएंगे। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में हमें लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा इस पूरी कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ के एनवायरनमेंट को देखते हुए। तो उसको भी मुझे लगता है कि काफी बड़ा एक अच्छा डिसेंट अपसाइड देखने को मिलेगा। कुछ मिड कैप कंपनीज है जहां पे हमें लगता है कि क्यूएसआर थीम, जो कि आप देखें तो क्यूएसआर की जो करंट अपॉर्चुनिटी वो करीब 19,000 करोड़ की है, और ये साइज जो है वो 54,000 करोड़ का हो सकता है आने वाले 4 सालों के अंदर में जाए। तो इसका एक प्रॉक्सी थीम है स्टॉक है वेक्टर फूड्स, जो हमें काफी पसंद आता है, क्योंकि इसके अंदर में दो प्ले। एक तो ये बिस्किट के अंदर में एक अच्छा 60% बिजनेस इनका बिस्किट सेगमेंट से आता है, नॉर्थ के अंदर में मार्केट लीडर है, और साथ ही साथ क्यूएसआर थीम के अंदर में बर्गर किंग, मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज के अंदर में बन सप्लाई का काम ये करते। तो क्योंकि जब हम क्यूएसआर पे पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सी प्ले होगा। और आप अगर से देखें तो वैल्यूएशन वाइज काफी कंफर्टेबल है, 24-25 रुपए का इसका ईपीएस आता है, और अगर से हम 30 का इसको एक पी मल्टीपल दें, तो स्टॉक 750 रुपए के लेवल की इसकी फेयर वैल्यू बनती हुई नजर आती है। टेक्निकली आप देखें तो स्टॉक का जो लिस्टिंग का प्राइस था आज से 2 साल पहले का, वो इवेंचुअली अब क्रॉस होता हुआ नजर आया। तो न्यू फ्रेश ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पर यहां देखने को नजर आए। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि वेक्टर फूड्स भी एक अच्छी कंपनी इस पूरे क्यूएसआर थीम को प्ले करने के लिए साबित हो सकती है। बट अगेन डिस्क्लेमर, इस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में ओन करते हैं। जी,
सर, चूंकि आपसे बात करना इतना इंटरेस्टिंग होता है और इतनी चीजें जानने को मिलती हैं, दर्शकों को भी बहुत मजा आ रहा होगा, तो एक बोनस सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि आप तो चार्ट देखते हैं, चार्ट में आप माहिर हैं, दर्शकों से आप देखते आ रहे हैं, लेकिन वैसे दर्शक जो शेयर चुनना चाहते हैं और वो चार्ट बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए आपकी बेसिक एडवाइस क्या होगी कि ये 4 चीजें या ये 3 चीजें देख लो और उसके बाद ही शेयर चुनो? वैसे तो आपने शेयर सुझाए काफी, लेकिन हर बार कोई चाहता है कि मैं भी थोड़ा सा एक बार देखूं मार्केट की, मैं खुद से कैसे समझ सकता हूं? तो वो बेसिक एक चीज आपकी तरफ से ज्ञान के तौर पे चाहिए। जी, तो देखिए सबसे पहले तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सलाह रहेगी कि पहले तो आप अपना फोकस हमेशा NSE 200 कंपनीज के अंदर रखिए, ताकि आपके जो कहीं ना कहीं देखिए स्मॉल कैप मिड कैप ऐसा है कि इनमें पैसा बहुत अच्छा बनता है, पर कहीं ना कहीं अगर से आपका एनालिसिस या आपका थीसिस में कोई चेंज हुआ तो इन स्टॉक्स में करेक्शन काफी डीप भी होते हैं। तो पहले तो NSE 200 पे अपना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वालिटी चेक जनरली हो जाता है। साथ ही साथ हम एक चीज पे बहुत फोकस करते हैं कि कंपनी कम से कम 15 से 18% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाते रहनी चाहिए आने वाले पिछले 4-5 सालों के अंदर। अगर से ये कंसिस्टेंटली कंपनी कर रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका बिजनेस ये काफी अच्छा अपने बिजनेस सेगमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग अच्छी रहनी चाहिए, ताकि स्किन इन द गेम प्रमोटर का बना रहे। तो ये 3 चीज फंडामेंटली काफी इंपॉर्टेंट है जिसको देखते हैं। टेक्निकली मैं जैसे कहूं कि हमेशा आप देखिए वो स्टॉक जो कि अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहे हैं, इनके अंदर फोकस कीजिए और अपने सेक्टर के अंदर में ये स्टॉक अपने बाकी पीयर्स से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 3 महीने में। ऐसा जब ये करते हुए नजर आए तो इसका मतलब है कि इनका रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस होने के चांसेस काफी बेहतर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बोनस वाला जो अपना सवाल था उसको आपने बहुत सही तरीके से दर्शकों को समझा दिया कि कैसे वो शेयर चुन सकते हैं। हमने मार्केट की बात की, हमने सेक्टर्स की बात की, आपकी टॉप पिक्स हुई। बहुत शुक्रिया, आपने सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझा दी। समय देने के लिए और BQ प्राइम हिंदी से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।